नमस्कार। आज हम सीखने की एक बहुत ही बुनियादी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। हाँ। जिसके बारे में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने बताया था। हाँ, थॉर्नडाइक। हमारे पास कुछ लेख और शोध हैं जो उनके प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत पर बात करते हैं। जी हाँ। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि थॉर्नडाइक के नजरिए से ये जो कोशिशें करना, गलतियां करना, इससे सीखने का रास्ता बनता कैसे है। और इसकी शुरुआत अक्सर थॉर्नडाइक के उस बड़े मशहूर प्रयोग से होती है, वो बिल्ली वाला प्रयोग। हाँ, पहेली बॉक्स वाला। हाँ, पहेली बॉक्स, जिसने उस समय सीखने की समझ को काफी बदला था। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरूर। तो ये सिद्धांत मतलब असल में कहता क्या है? इसका जो मूल विचार मुझे समझ आया वो ये है कि सीखना एक तरह से बाहरी उत्तेजना, जिसे उद्दीपक कहते हैं, स्टिमुलस, हाँ, और हमारी उस पर की गई प्रतिक्रिया यानी अनुक्रिया या रिस्पॉन्स, इनके बीच एक रिश्ता बनने जैसा है। क्या ये सही पकड़ा है मैंने? इसे SR थ्योरी भी कहते हैं शायद। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स या SR थ्योरी कहते हैं और थॉर्नडाइक के काम को अक्सर संबंधवाद भी कहा जाता है, कनेक्शनिज्म। अच्छा, कनेक्शनिज्म। हाँ, क्योंकि ये सीखने को S और R के बीच एक कनेक्शन, एक संबंध बनने के तौर पर देखता है। थॉर्नडाइक का मानना था कि व्यवहार में जो बदलाव आता है ना, वो बाहरी दुनिया की घटनाओं से शुरू होता है, जो हमें खास तरह से प्रतिक्रिया करने पर एक तरह से मजबूर करती है। और इसी पूरी प्रक्रिया को उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का नाम दिया, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मतलब कोशिश करो, गलती करो। बिल्कुल, क्योंकि हम सही प्रतिक्रिया तक पहुंचने से पहले कई गलत मतलब व्यर्थ के प्रयास करते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, इनका काम जो बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान, उसके लिए तो काफी अहम माना जाता है ना? बिल्कुल। थॉर्नडाइक का काम व्यवहारवाद की नींव रखने वालों में गिना जाता है, यकीनन। उनका फोकस इसी बात पर था कि जिसे हम सीखना कहते हैं वो असल में है क्या। हाँ, तो उनके अनुसार ये S और R के बीच एक न्यूरल कनेक्शन, एक बंधन का बनना है। जब कोई जीव, मतलब चाहे वो जानवर हो या इंसान, किसी नई स्थिति या समस्या का सामना करता है तो उसे फौरन सही समाधान नहीं पता होता। हाँ, वो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं करता है, कोशिशें करता है। और इन कोशिशों में गलतियां होना तो लाजमी है, स्वाभाविक है। पर क्या सिर्फ कोशिश करने और गलती करने से ही सीखना हो जाता है? ये इसमें कुछ और भी है, जैसे परिणाम का क्या असर होता है? हाँ, यहीं पर थॉर्नडाइक की सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, जिसे उन्होंने प्रभाव का नियम कहा, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट। हाँ, और जिसे हम पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट के सिद्धांत से भी जोड़ सकते हैं। जब अनेक प्रयासों में से कोई एक प्रयास सफल होता है, मतलब उससे जीव को संतोष मिलता है या कोई अच्छा नतीजा जैसे कोई पुरस्कार मिलता है, तो उस खास अनुक्रिया के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। वो SR कनेक्शन, वो बंधन मजबूत हो जाता है। अच्छा। और जिन प्रयासों का नतीजा नेगेटिव होता है या असंतोषजनक, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो प्रक्रिया क्या हुई? कई सारे प्रयास करो, गलतियां होंगी, किसी एक प्रयास से सफलता या संतोष मिलेगा, उस सफल प्रयास को दोहराओ और बस सीख गए। और इसी पूरी प्रक्रिया को बारीकी से देखने के लिए थॉर्नडाइक ने वो मशहूर पहेली बॉक्स वाला प्रयोग किया था। हाँ बिल्कुल, मुझे ये प्रयोग हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है, क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया को बहुत ही सीधे तरीके से दिखाता है। हाँ, ये उनके सिद्धांत का एक तरह से प्रैक्टिकल डेमो था, और इससे जो नतीजे निकले, उन्होंने ही सीखने के नियमों को आधार दिया। जरा इस प्रयोग के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, सेटअप कैसा था इसका? तो देखिए, थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली ली और उसे एक खास तरह के लकड़ी के बॉक्स में रखा। इसी को पहेली बॉक्स कहा गया। ठीक है। बक्से के बाहर, बिल्ली की पहुंच से तो दूर, लेकिन ऐसी जगह कि वो देख सके, सूंघ सके, खाना रखा हुआ था। मान लीजिए मछली का टुकड़ा। अच्छा। अब बिल्ली भूखी थी तो खाना उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस था, एक प्रबल उद्दीपक। लेकिन बिल्ली तो बक्से में बंद थी, वो बाहर कैसे निकल सकती थी? हाँ, यही तो पहेली थी। बक्से का दरवाजा बंद था और उसे खोलने के लिए अंदर एक खास मैकेनिज्म था, जैसे कोई लीवर दबाना पड़े या कोई कुंडी खिसकानी हो या शायद कोई रस्सी खींचनी पड़े। अच्छा, मतलब कोई ट्रिक थी। बिल्कुल, बिल्ली को वो सही अनुक्रिया, वो सही एक्शन खोजना था। तो जब भूखी बिल्ली को इस तरह बंद किया गया, उसने क्या किया होगा? मैं सोच सकती हूँ कि वो काफी बेचैन हो गई होगी, बाहर निकलने के लिए तड़प रही होगी। बिल्कुल, बिल्ली ने बाहर निकलने और वो खाना पाने के लिए बहुत सारी
अनियमित और बेकार की हरकतें करनी शुरू कर दी। जैसे उसने पंजों से बक्से की सलाखों को खरोचा, कोनों को काटने की कोशिश की, दीवारों से टकराई, उछल कूद की, इधर उधर चक्कर लगाए। ये सब त्रुटिपूर्ण प्रयास थे, मतलब एरर वाले, क्योंकि इनसे दरवाजा नहीं खुलना था। फिर सही तरीका कैसे मिला? क्या बिल्ली ने सोचा कि अच्छा शायद ये लिवर दबाने से काम बनेगा? कोई प्लानिंग की? नहीं। थॉर्नडाइक के अनुसार यहाँ कोई सोच विचार या जिसको कहते हैं अंतर्दृष्टि, इनसाइट, वैसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो फिर हुआ ये कि अपनी इन्हीं उछल कूद और रैंडम हरकतों के दौरान एकदम संयोग से, बाई चांस, बिल्ली का पंजा उस लीवर या रस्सी पर पड़ गया जिससे दरवाजा खुलता था। ओह, संयोग से? हाँ, संयोग से दरवाजा खुला और बिल्ली फौरन बाहर निकलकर खाने तक पहुंच गई। और थॉर्नडाइक ये सब देख रहे थे, उन्होंने क्या नोट किया इस दौरान? हाँ, वो बहुत ध्यान से ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने न सिर्फ बिल्ली के व्यवहार को नोट किया, बल्कि ये भी रिकॉर्ड किया कि बिल्ली को पहली बार बाहर निकलने में कितना समय लगा। ठीक है। फिर उन्होंने बिल्ली को वापस बक्से में डाला और प्रयोग दोहराया, बार बार। अच्छा, तो बार बार करने से क्या हुआ? क्या बिल्ली हर बार उतनी ही देर लगाती थी निकलने में, या कुछ बदला? यहीं पे सीखने की प्रक्रिया एकदम साफ दिखती है। थॉर्नडाइक ने पाया कि हर अगले प्रयास में बिल्ली को बाहर निकलने में कम समय लग रहा था। अच्छा। वो धीरे धीरे वो जो फालतू की हरकतें थी, खरोचना, कूदना, वो कम करती गई और उस क्रिया पर ज्यादा फोकस करने लगी जिससे दरवाजा खुलता था, यानी लिवर दबाना। कई बार दोहराने के बाद स्थिति ये आ गई कि बिल्ली को बक्से में डालते ही वो लगभग सीधे जाकर लिवर दबा देती और बाहर निकल आती। तो ये सीखना अचानक नहीं हुआ, मतलब एकदम से बत्ती नहीं जली, धीरे धीरे क्रमिक रूप से हुआ। बिल्कुल, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी, स्टेप बाय स्टेप। व्यवहार ज्यादा लक्षित, मतलब टारगेटेड होता गया। थॉर्नडाइक ने इसे कैसे समझाया कि उद्दीपक, बक्से में बंद होना, भूख, खाना दिखना, और सही अनुक्रिया, लीवर दबाना के बीच का जो कनेक्शन था वो मजबूत हो गया। और ये कनेक्शन मजबूत कैसे हुआ? क्या चीज थी जिसने इसे पक्का किया? वो खाना जो बिल्ली को लीवर दबाने के बाद मिला। वो खाना एक संतोषजनक परिणाम, या कह लीजिए पुरस्कार था, रिवॉर्ड। यही है प्रभाव का नियम, है ना? लॉ ऑफ इफेक्ट। जिस काम से अच्छा नतीजा मिला वो काम पक्का हो गया। एकदम सही। उस संतोषजनक परिणाम यानी खाने ने लीवर दबाने वाली अनुक्रिया को रीइंफोर्स किया, मजबूत किया, जिससे वो आदत बन गई। ये प्रयोग दिखाता है कि सीखना, कम से कम इस तरह का सीखना, बिना किसी हाई लेवल की समझ या तर्क के भी हो सकता है, सिर्फ प्रयास, त्रुटि और परिणाम के आधार पर। और इसी आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ खास नियम बनाए। जी हाँ। चलिए अब इन नियमों पर आते हैं। मैंने सुना है 3 मुख्य नियम हैं। पहला है तत्परता का नियम, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। ये सुनने में ऐसा लगता है कि सीखने वाले को तैयार होना चाहिए, पर किस तरह की तैयारी? मानसिक, शारीरिक? हाँ, ये तैयारी सिर्फ मानसिक इच्छा की नहीं है, बल्कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उस काम को करने या सीखने की स्थिति में होने की है। थॉर्नडाइक के अनुसार जब हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा तंत्रिका तंत्र किसी क्रिया के लिए तैयार होता है तो उसे करना संतोषजनक होता है। जब वो तैयार होता है लेकिन उसे करने नहीं दिया जाता तो झुंझलाहट होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। और जब वो तैयार नहीं होता लेकिन उसे करने पर मजबूर किया जाता है तब भी असंतोष होता है। इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण सोचे तो, जैसे क्लासरूम में? हाँ, मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में है। अगर वो उस वक्त गणित पढ़ने के लिए मेंटली फ्रेश है, तैयार है, तो उसे सवाल हल करने में मजा आएगा और वो सीखेगा भी। ये हुई संतोषजनक स्थिति। ठीक है। लेकिन अगर वो बहुत थक गया है या उसका ध्यान कहीं और है, मतलब तैयार नहीं है, और टीचर उसे जबरदस्ती सवाल हल करवाते हैं, तो उसे झुंझलाहट होगी और सीखना भी ठीक से नहीं होगा। ये असंतोषजनक स्थिति है। तो ये नियम बताता है कि सिखाने का सही समय और माहौल कितना जरूरी है। रेडीनेस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। दूसरा मुख्य नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये तो काफी सीधा लगता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली बात। जितना अभ्यास करो उतना पक्का सीखोगे। हाँ, मोटे तौर पर यही ये नियम कहता है कि अभ्यास करने से एसआर संबंध मजबूत होते हैं। इसमें 2 बातें हैं। एक है उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज, जो कहता है कि जब किसी कनेक्शन का इस्तेमाल होता है, अभ्यास होता है, तो वो मजबूत होता है। और दूसरा है अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज, जो कहता है कि जब अभ्यास रोक दिया जाता है तो कनेक्शन कमजोर पड़ता है और हम भूलने लगते हैं। जैसे कोई भाषा सीखना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, लगातार अभ्यास से हम बेहतर होते जाते हैं, लेकिन अगर छोड़ दें
तो धीरे धीरे स्किल कम हो जाती है, भूलने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हर तरह का अभ्यास एक जैसा असरदार होता है? बस दोहराते रहने से सीख जाते हैं? ये एक अच्छा सवाल है और थॉर्नडाइक ने भी बाद में इस नियम को थोड़ा सुधारा था। उन्होंने माना कि सिर्फ अभ्यास मतलब सिर्फ रटना या दोहराना ही काफी नहीं है। तो फिर अभ्यास के साथ प्रभाव का नियम भी जुड़ा होना चाहिए। मतलब ऐसा अभ्यास जिसके परिणाम संतोषजनक हों वो ज्यादा असरदार होता है। सिर्फ बार बार दोहराना शायद उतना काम न करे अगर उससे कोई पॉजिटिव फीलिंग या नतीजा न जुड़ा हो। और यही हमें तीसरे मुख्य नियम पर लाता है, प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसकी बात हम बिल्ली वाले प्रयोग के संदर्भ में कर भी रहे थे। ये शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली नियम माना जाता है इनके सिद्धांत का। निश्चित रूप से ये उनके सिद्धांत का कह सकते हैं कोर आइडिया है। ये नियम कहता है कि किसी स्टिमुलस के प्रति की गई रिस्पॉन्स के बाद अगर संतोषजनक या सुखद स्थिति पैदा होती है तो उस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो कनेक्शन है वो मजबूत होता है। यानी भविष्य में वही स्टिमुलस सामने आने पर वही रिस्पॉन्स दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके उलट अगर रिस्पॉन्स के बाद असंतोषजनक या दुखद स्थिति पैदा होती है तो कनेक्शन कमजोर होता है और वो व्यवहार कम हो जाता है। हाँ, उस रिस्पॉन्स के दोहराए जाने की संभावना कम हो जाती है। बिल्ली ने लीवर दबाना क्यों सीखा? क्योंकि उसका परिणाम खाना मिलना संतोषजनक था। ये नियम तो शिक्षा और ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा लागू होता होगा, जैसे तारीफ करना, अच्छे ग्रेड्स देना या किसी भी तरह का पॉजिटिव फीडबैक शायद इसी नियम के तहत काम करता है। बिल्कुल। कक्षा में टीचर जब सही जवाब देने पर बच्चे की तारीफ करते हैं तो वो बच्चा भविष्य में और अच्छे जवाब देने के लिए मोटिवेटेड होता है। कनेक्शन मजबूत हो गया। हाँ। अगर किसी व्यवहार के लिए सजा मिलती है तो उस व्यवहार के कम होने की संभावना होती है, कनेक्शन कमजोर। हालांकि बाद के रिसर्च ने यह भी देखा है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी पुरस्कार अक्सर सजा की तुलना में सीखने के लिए ज्यादा प्रभावी होता है। पर थॉर्नडाइक का ये नियम व्यवहार को आकार देने में परिणामों की भूमिका पर जोर देता है, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। ये तीन मुख्य नियम तो सीखने की प्रक्रिया की एक काफी स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा है कि थॉर्नडाइक ने कुछ गौण या सहायक नियम भी दिए थे, सेकेंडरी लॉज। ये क्या है और मुख्य नियमों से कैसे अलग है? हाँ, मुख्य नियमों के अलावा 5 गौण नियम भी हैं। ये मुख्य नियमों जितने फंडामेंटल नहीं हैं, लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया की कुछ और बारीकियों को समझने में मदद करते हैं। अक्सर ये मुख्य नियमों के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, तो पहला गौण नियम कौन सा है? जरा इनके बारे में भी बताएं। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ये वही बात है जो हमने बिल्ली के शुरुआती व्यवहार में देखी थी। हाँ, वो उछल कूद और खरोचना। बिल्कुल। जब कोई नई समस्या आती है तो हम समाधान के लिए फौरन सही रास्ता नहीं जानते, तो हम कई अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं, तब तक जब तक कि कोई एक काम ना कर जाए। ये ट्रायल एंड एरर का बेसिस है। हम कई रास्ते आजमाते हैं। जैसे आप कोई नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना सीख रहे हो तो आप अलग अलग बटन और मेनू क्लिक करके देखते हैं जब तक सही ऑप्शन ना मिल जाए। परफेक्ट उदाहरण है। दूसरा गौण नियम। दूसरा है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। ये सुनने में तत्परता के नियम जैसा लग रहा है। थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन ये हमारी ओवरऑल मानसिक स्थिति, हमारा झुकाव, हमारी रुचि या हमारे पूर्वाग्रह की बात करता है। हमारी जो मनोवृत्ति होती है, हमारा एटीट्यूड, वो हमारे सीखने के तरीके को प्रभावित करता है। कैसे? अगर कोई छात्र किसी विषय के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, मतलब उसे लगता है कि वो सीख सकता है या उसे उसमें रुचि है, तो वो उसे ज्यादा आसानी से सीखेगा। अगर उसका एटीट्यूड नेगेटिव है, ये बहुत मुश्किल है, मुझे इसमें मजा नहीं आता, तो सीखना मुश्किल होगा। यानी हमारा नजरिया भी सीखने पर असर डालता है। ठीक है। तीसरा गौण नियम क्या है? तीसरा है आंशिक क्रिया या तत्वों की प्रधानता का नियम, लॉ ऑफ प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स या पार्शियल एक्टिविटी। ये कहता है कि हम अक्सर किसी जटिल स्थिति के सारे पहलुओं पर एक साथ ध्यान नहीं देते, बल्कि उसके कुछ चुनिंदा जो हमें जरूरी लगते हैं उन तत्वों पर ही प्रतिक्रिया करते हैं। या फिर इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हम किसी बड़ी समस्या को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़कर सीखते हैं। अच्छा, जैसे कोई लंबा पाठ याद करना हो तो उसे पैराग्राफ में बांट लेना। हाँ, या कोई जटिल मशीन चलाना सीखते समय हम पहले उसके कुछ मुख्य कंट्रोल्स पर ध्यान देते हैं, पूरी मशीन पर एक साथ नहीं। ये भी काफी प्रैक्टिकल लगता है, बड़ी चीज को छोटे हिस्सों में बांटना। चौथा नियम? चौथा है सादृश्यता या आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी और एसिमिलेशन। इसके अनुसार हम नई स्थितियों का सामना करते समय अक्सर अपने पिछले अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। मतलब?
अगर कोई नई स्थिति किसी पुरानी जानी पहचानी स्थिति से मिलती जुलती है तो हम वही व्यवहार दोहरा सकते हैं जो पुरानी स्थिति में सफल रहा था। जैसे अगर आपने एक तरह की कार चलानी सीखी है तो आप दूसरी थोड़ी अलग कार को भी उसी पुराने अनुभव के आधार पर चलाने की कोशिश करेंगे। हम नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करते हैं, एनालॉजी बनाते हैं। अच्छा, पुरानी सीख का इस्तेमाल। और पांचवा आखिरी गौण नियम। पांचवा है साहचर्य स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये थोड़ा जटिल लग सकता है। हाँ, नाम से तो लग रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रतिक्रिया किसी एक उद्दीपक के साथ जुड़ी हुई है तो धीरे धीरे वो प्रतिक्रिया किसी दूसरे संबंधित उद्दीपक के साथ भी जुड़ सकती है, अगर दोनों उद्दीपक बार बार एक साथ प्रस्तुत किए जाएं। कोई उदाहरण? पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग वाला प्रयोग था कुत्ते और घंटी का, वो इसका एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। हालांकि थॉर्नडाइक का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। या सोचिए, किसी बच्चे को किसी खास खिलौने से खुशी मिलती है। अगर वो खिलौना हमेशा उसे एक खास कमरे में ही मिलता है तो धीरे धीरे शायद वो कमरा देखकर भी उसे खुशी महसूस होने लगे। एसोसिएशन शिफ्ट हो गया। अच्छा, समझ गई। तो ये 5 गौण नियम मुख्य नियमों को और विस्तार देते हैं, सीखने की प्रक्रिया को थोड़ा और खोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब नियमों का, इस पूरे सिद्धांत का आज की शिक्षा प्रणाली में क्या महत्व है? क्या ये अब भी प्रासंगिक है, रेलेवेंट है? हाँ, देखिए, इसका शैक्षिक महत्व आज भी बना हुआ है। हालांकि ये बात सही है कि इसे अब सीखने का एकमात्र या पूरा सिद्धांत नहीं माना जाता, लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सिद्धांत कई जरूरी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस की नींव रखता है। जैसे कि पहला, अभ्यास और दोहराव का महत्व। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, खासकर जो बुनियादी स्किल्स हैं जैसे पढ़ना, लिखना, गणित के बेसिक्स, उनमें ये आज भी जरूरी माना जाता है। दूसरा, प्रभाव के नियम के आधार पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल। हाँ, वो पुरस्कार और प्रशंसा वाली बात। बिल्कुल, प्रशंसा देना, अच्छे ग्रेड देना या दूसरे तरह के रिवॉर्ड देना जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सीधे थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से आता है। और गलतियों की भूमिका? सिद्धांत का नाम ही प्रयास एवं त्रुटि है। सही कहा। ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक नॉर्मल और जरूरी हिस्सा है। छात्रों को कोशिश करने और गलतियां करने का मौका मिलना चाहिए। और शिक्षकों को उन गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि सिर्फ असफलता के तौर पर। इसके अलावा तत्परता का नियम ये बताता है कि छात्रों की उम्र, मैच्योरिटी और रुचि के हिसाब से ही उन्हें पढ़ाना चाहिए। हाँ, रेडीनेस। आंशिक क्रिया का नियम जो है वो मुश्किल टॉपिक्स को आसान हिस्सों में तोड़कर पढ़ाने की तकनीक का समर्थन करता है। और सादृश्यता का नियम इस बात पर जोर देता है कि नए ज्ञान को छात्रों के पुराने ज्ञान से जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। ये तो हुए फायदे, लेकिन क्या इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं या आलोचनाएं भी हैं, कमियां? हाँ, बिल्कुल है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। पहली, जैसा हमने पहले भी बात की, ये सिद्धांत काफी हद तक जानवरों पर किए गए प्रयोगों पर आधारित है। हाँ, बिल्ली पर, चूहों पर। जी, तो आलोचक कहते हैं कि ये इंसानों के जटिल संज्ञानात्मक सीखने की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाता, जैसे कि तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और खासकर अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट। हाँ, मनुष्य सिर्फ ट्राई करके और गलती करके नहीं सीखते। वो सोचते हैं, प्लान बनाते हैं और कभी-कभी अचानक से समाधान तक पहुंच जाते हैं, जिसे आहा मोमेंट कहते हैं। मतलब ये उस आहा या यूरेका वाले पल को नहीं समझा पाता जब हमें अचानक कोई समाधान सूझ जाता है। सही। गेस्टार्ट मनोवैज्ञानिक थे जैसे कोलर, उन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग करके दिखाया कि सीखना अचानक इंसाइट से भी हो सकता है, न कि सिर्फ धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर से। अच्छा, और कोई सीमा? दूसरी सीमा यह है कि थॉर्नडाइक ने सीखने में मोटिवेशन यानी प्रेरणा और उद्देश्य यानी पर्पस की भूमिका पर उतना जोर नहीं दिया जितना बाद के सिद्धांतों ने दिया। उनका फोकस एसआर कनेक्शन पर ज्यादा था कि कनेक्शन कैसे बनता है और मजबूत होता है। तो अगर हमें थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत का सार निकालना हो, निचोड़, तो वो क्या होगा? इसका कुल मतलब क्या है आज हमारे लिए? संक्षेप में कहें तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत सीखने को एक एक्टिव प्रोसेस के रूप में देखता है, जहां जीव अपने माहौल के साथ इंटरैक्ट करता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग कोशिशें करता है, गलतियों से सीखता है और जिन कामों के नतीजे अच्छे होते हैं उन्हें अपना लेता है। ये सीखना होता क्यों है? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनने के कारण, और इस संबंध को अभ्यास और खासकर पॉजिटिव नतीजे मजबूत करते हैं। ये व्यवहारवादी नजरिए की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जिसने सीखने के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी। भले ही ये पूरी कहानी न बताता हो, पर एक अहम हिस्सा जरूर बताता है। बहुत खूब। तो आज हमने एडवर्ड थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत पर काफी विस्तार से बात की। हमने समझा कि ये सिद्धांत क्या है,
कैसे वो प्रसिद्ध पहेली बॉक्स प्रयोग इसे दिखाता है। जी। सीखने के 3 मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव और 5 गौण नियमों का क्या मतलब है ये भी समझा। और साथ ही हमने शिक्षा में इसके महत्व और इसकी सीमाओं पर भी चर्चा की। हाँ, और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मेरे मन में आ रहा है, खासकर आज के जमाने को देखते हुए। बताइए। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां गूगल सर्च है, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं, AI असिस्टेंट्स हैं जो हमें फौरन जवाब और समाधान दे सकते हैं। हाँ, तुरंत। तो क्या ऐसे में थॉर्नडाइक के बताए तरीके से सीखना, मतलब खुद कोशिश करके, गलतियां करके, धैर्य से सही रास्ते तक पहुंचकर सीखना, क्या इसका महत्व कम हो गया है? क्या ये प्रयास एवं त्रुटि अब एक धीमी और पुरानी पर्चों की प्रक्रिया है? या फिर किसी स्किल में महारत हासिल करने या किसी चीज की गहरी समझ बनाने के लिए आज भी वो खुद जूझना, गलतियां करना और उनसे सीखना, क्या ये अब भी अनिवार्य है, जरूरी है? ये वाकई गहरा सवाल है। सोचने वाली बात है कि क्या ये जो तुरंत जानकारी मिल जाती है, ये हमें असल में सीखने से कहीं रोक तो नहीं रही? इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।